Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back. Today, I would like to discuss about some of the important organic reagents used in inorganic analysis. जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इससे पहले हमारा पहला वाला जो चैप्टर था सॉलिड्स का वो ख़त्म हो चुका and now we are going to start a new chapter and that is organic reagents uses in inorganic analysis. We have discussed some of the basic concepts of organic reagents uses in organic analysis, why organic reagents are used in organic analysis, what are its advantages, and we also have discussed some of the disadvantages of organic reagents used in inorganic analysis. Today, I would like to discuss about some of the important organic reagents that are used in inorganic analysis. तो आज हमने चंद एक चीदा ऑर्गेनिक रिएजेंट्स का जिक्र करना है जिनको आमतौर पे इनऑर्गेनिक एनालिसिस में यूज़ किया जाता है. So there were more than 5,000 reagents. ऐसे तकरीबन कुछ 5,000 ऑर्गेनिक रिएजेंट ऐसे हैं that could be employed in inorganic analysis. ठीक है? And some of the most reagents are discussed below. तो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट है उनमें सबसे पहला वन इज एंथ्रानिलिक एसिड, द सेकंड वन इज यूरानिल जिंक एसीटेट, its formula is given, and the third one is EDTA. So all these are some of the important organic reagents used in inorganic analysis. और इसी तरह the fourth one is, third one is EDTA, the fourth one is Asif, Muhammad Asif is present. Pyridine है, thiourea है, ठीक है. So these are some of the important organic reagents used in inorganic analysis. So the first one is anthracite acid. This reagent is used for the quantitative determination of cadmium, zinc and nickel, cobalt and copper. आमतौर पे इन heavy metals की quantitative determination के लिए ऑर्गेनिक रिएजेंट एंथ्रानिलिक एसिड यूज़ किया जाता है. और इसको आगे फार्मूला क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम जिक्र करेंगे. The next one is uranyl zinc acetate. It's also an organic reagent and is most satisfactorily used for the identification of sodium. And this reagent yields a yellow crystalline precipitate of sodium. The quantitative determination of sodium can be made through this organic reagent. So इसे यूरानिल जिंक एसीटेट एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएजेंट है जिससे आमतौर पे हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह EDTA से भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स बखूबी वाकिफ़ होंगे. इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट ये एक ऐसा ऑर्गेनिक एजेंट है जिसको भी इनऑर्गेनिक एनालिसिस में आपने एज ए इंडिकेटर इस्तेमाल करते अपने यूज़ किया होगा. और वाटर के अंदर जो हैवी मेटल्स होते हैं या ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं इनकी डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. So EDTA is being employed for the detection of heavy and trace elements usually. तो ये आमतौर पे हैवी और ट्रेस एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है. फिफ्थ वन इज पायरिडीन. पायरिडीन भी एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएजेंट है जिसको इनऑर्गेनिक एनालिसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं. पायरिडीन फॉर्म्स इनसॉल्युबल complexes with the thiocyanates of cadmium, copper, nickel, cobalt, zinc and manganese. The insoluble complexes have a general formula MsCN whole 2. तो इसका पायरिडीन का जो है
HCN5 to the insoluble complexes है बेचारे, इसके जो पैराडीन जो insoluble complexes बना देते हैं, इसका फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक है, and into C5H5N। तो ये सब pyridine होगा एज अ किलेट, और ये HCN thiocyanide एज अ लिगेंड, और साथ कोई मेटल्स होगा। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर या किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर इसको मिला देते हैं, तो कोऑर्डिनेशन पायराडीन जो है ये एज ए लिगेंड इसके साथ अटैच हो जाएगा। वेर n इज इक्वल टू 4, ये जो n है इसमें अभी 4 फॉर कोबाल्ट एंड निकल, एंड n इज इक्वल टू 2 फॉर सेकेंड कार्बन। अगर ये मेरे पास m है, m अगर मेरे पास क्या है, मेटल है, ये अगर कॉपर कोबाल्ट हुआ या निकल हुआ, तो फिर n की वैल्यू यहाँ जो n है इसकी वैल्यू 4 हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब अगर ये m यहाँ पे जो m है ना, ये अगर मेटल जिंक हुआ या इसकी जगह मेटल कॉपर हुआ या कैडमियम हुआ, तो फिर यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। ये डिपेंड करता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दीज हैवी मेटल्स। इसी तरह से जो है आगे थायूरिया है। थायूरिया भी एक ऑर्गेनिक रिएजेंट है, and thiourea forms yellow precipitates with acidic solutions of bismuth salts। bismuth salts की acidic solutions के साथ ये precipitate बना देते हैं, और इस precipitate का जो कलर है that will be yellow, इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, इंडिकेशन होगा। and color complexes are also formed with osmium, selenium, tellurium और mercury की डिटर्मिनेशन के लिए है। ये ओस्मियम के साथ और सेलेनियम, टेलुरियम और मर्करी के साथ थायूरिया क्या कर देते हैं, कलर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ठीक है, ये चले जो हैवी एंड ट्रेसी सॉरी जो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स इनऑर्गेनिक एनालिसिस में जो यूज होते हैं इसका हमने जिक्र किया। Now we will discuss all these organic reagents that are used in inorganic analysis one by one in details. So the first one is dimethylglycine (DMG). So DMG dimethylglycine भी एक organic reagent है, और इसको हम inorganic analysis में use करते हैं। अब इनकी हम वन बाय वन डिटेल स्टडी करते हैं कि इनका जनरल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, और इसके किस तरह इनऑर्गेनिक एज एन ऑर्गेनिक रिएजेंट इनऑर्गेनिक एनालिसिस में यूटिलाइज किया जाता है। So DMG is an organic chemical reagent commonly known as Shogave's reagent। DMG जिसको डाइमिथाइलग्लाइसेम कहा जाता है, इसका दूसरा नाम जो है जिसको इस नाम से शोहरत पाया गया है दैट इज Shogave's reagent। तो इसका नाम भी है Shogave's reagent और Chogave reagents, ठीक है। और इस DMG का फार्मूला C4H8N2O2, यानी इसमें 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन पाए जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर। और इसका मोलर मास जो है दैट इज 116 ग्राम इसका मोलर मास। स्ट्रक्चर फार्मूला इसका आपको नजर आ रहा है, DMG डाइमिथाइल, एक मिथाइल इधर है, दूसरा मिथाइल इधर, सो डाइमिथाइल और ग्लाइक्सेन क्या है, ये ग्लाइसेन, सो डाइमिथाइल ग्लाइसेन। तो इस पे आप देखें 2 नाइट्रोजन है और इसमें 4 कार्बन है, हाइड्रोजन की तादाद 8 है और इस पे कार्बन की तादाद 4। तो ये जो है इसका मॉलिक्यूलर और वो फार्मूला है, क्या है स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अब DMG को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, व्हाट आर द प्रिपरेशंस ऑफ DMG। Dimethylglycine can be prepared from butanol, first by reaction with ethyl nitrite followed by sodium hydroxylamine monosulfonate। जी जनाब,
Let me check may all the students are present. Asif, Irfan, Shivan. ओके जी, प्रिपरेशन को डीएमजी को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है? डाइमिथाइलग्लाइकोजेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्यूटानोल फर्स्ट बाय रिएक्शन विद इथाइल नाइट्राइड। सबसे पहले जो है ब्यूटानोल को हम इथाइल नाइट्राइड के साथ ट्रीट करते हैं और हमारे यहाँ जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है इसको अगेन सोडियम हाइड्रोक्सिल अमीन मोनोसल्फोनेट के साथ ट्रीट करते हैं और इसके बाद हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये मेरे पास है ब्यूटानोल और इस ब्यूटानोल can be prepared from butanol first by reaction with ethyl nitride। तो ये ब्यूटानोल है और ये ETONO ये क्या है? ET से मुराद है इथाइल, NO2 नाइट्राइड। सो इथाइल नाइट्राइड और ब्यूटानोल को आपस में ट्रीट करके इसको इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी प्रोडक्ट को जिसको हमारे इस्तेमाल कर रही है इसी प्रोडक्ट को फॉलोड बाय मीन के इसी प्रोडक्ट को अगेन ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्सिल अमीन मोनोसल्फोनेट। ये क्या है? सोडियम, ये देखें ये सोडियम हाइड्रोक्सिल, ये O और NH हाइड्रोक्सिल अमीन मोनोसल्फोनेट। SO3 एक ही सल्फोनेट है तो सोडियम हाइड्रोक्सिल अमीन मोनोसल्फोनेट इथाइल अमीन मोनोसल्फोनेट के साथ ट्रीट करके हमें अपना जो प्रोडक्ट है फाइनल डीएमजी का डाइमिथाइलग्लाइकोजेन का वो मिल जाएगा। तो ये प्रिपरेशन की भी बात हुई। आगे जो है ओके जी, नाउ प्रिपरेशन की बात तो हुई। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीएमजी? डीएमजी कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है? सो डीएमजी इज अ वेल नोन रिएजेंट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में अहम किरदार प्ले करता है। डाइमिथाइलग्लाइकोजेन इज यूज्ड एज अ किलेटिंग एजेंट। ये किलेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। मतलब ये है कि ये दूसरे ग्रुप को जो है अपना लिगेंड जो है वो दे सकता है। इन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऑफ निकल, तो निकल की यानी जब हम निकल की डिटर्मिनेशन करते हैं बाय ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस तो डीएमजी को एज अ किलेटिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो सेपरेट प्लेडियम फ्रॉम स्टेनस एंड गोल्ड। और इसका दूसरा डीएमजी का एक फ़ायदा है, एक एप्लीकेशन ये भी है कि इट कैन सेपरेट प्लेडियम फ्रॉम स्टेनस एंड यानी गोल्ड। क्योंकि गोल्ड और स्टेनस दो कीमती मेटल्स होते हैं और इसके अंदर ये एसोसिएट प्लेडियम एसोसिएट होते हैं। प्लेडियम की इतनी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, तो इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई स्टेनस और गोल्ड we mix DMG with the solutions। so इसी तरह से हम स्टेनस और गोल्ड की सॉल्यूशंस में DMG मिला देते हैं। तो DMG अगर इस सॉल्यूशन के अंदर कोई प्लेडियम या दूसरी किस्म की इम्प्योरिटीज हुई तो DMG में separate out such impurities from solutions of stainless and gold। DMG also used to detect bismuth with which it form a bright yellow color। इसी तरह से also used to detect bismuth which form a bright yellow color। ये बिस्मुथ की डिटर्मिनेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्योमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकल। अच्छा, अब अगर हम निकल की ज्योमेट्रिक डिटर्मिनेशन करना चाहें तो उसको कैसे हम कर सकते हैं? सो शुगैफ रिएजेंट को इस मकसद के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो शुगैफ in the 1805 detect nickel by the use of DMG as a reagent। और ये किस तरह?
सो निकल फॉर्म्स अ प्रिसिपिटेट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो ऑर्गेनिक डीएमजी है ये निकल के साथ कंपाउंड बना देते हैं, निकल के साथ चले जाएगा, इन डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम के साथ चला जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ द रेड कीलेट ऑकर्स क्वांटिटेटिवली। और इसी तरह हमें हमारे प्रोडक्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इसकी इस बात का सबूत है कि निकल जो है इस सॉल्यूट के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। सो ये निकल की डिटर्मिनेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। The chelation reactions that occurs is illustrated below. ये जो chelation reaction होता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ निकल वो इस तरह होगा जो कि नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया। जी बिल्कुल, ये हमारे पास डीएमजी है और ये निकल है। अब जब इन दोनों को हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, निकल जब इसके साथ आयंस बना लेगा तो क्या होगा, हर निकल को एक एक नाइट्रोजन मिल जाएगी और हमें ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगी जिसको निकल डीएमजी। पहला डीएमजी, दिस इज डीएमजी एंड नाउ दिस इज डीएमजी निकलेट या डाइम डीएमजी निकलेट, ये बन जाएगा। अब आपने देखा कि दिस हैव ट्रैप्ड a nickel atom into itself. So इस तरीके से निकल एटम जो है वो सेपरेट आउट हो जाए। An alcoholic solution of dimethyl glycosam is used as a precipitating agent reagent during the experiment because DMG is only slightly soluble in water. इस मकसद के लिए जो है अल्कोहलिक सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, क्योंकि DMG इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। DMG ऐसा वाहिद रीजेंट है जो कि पानी में कदरे हल पजीर है। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, नेक्स्ट स्लाइड इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा EDTA। इससे बखूबी वाकिफ भी है, मैं थोड़ा सा इसको मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट वाइडली यूज्ड एब्रिविएटेड एज EDTA से जाना जाते हैं। अदर नेम इज अमाइनो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड, भी इसका दूसरा नाम है। इट्स कंजुगेट बेस इज नेम एज, और इसका जो कंजुगेट बेस है इसको आप इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट भी कहा जाता है। इट इज़ वाइडली यूज टू डिजॉल्व लाइम वाटर, और इसको लाइम वाटर को डिजॉल्व करने में भी EDTA को इस्तेमाल किया जा सकता है। Its usefulness arises because of its role as a hexadentate। ये इसकी अहमियत तब बढ़ जाएगी क्योंकि ये हेक्साडेंटेट है। हेक्सा यानी 6 टूथेड जिसको कहा जाता है, लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है एंड इज यूज्ड एज अ किलेटिंग एजेंट। सिंथेसिस ऑफ EDTA को किस तरह सिंथेसाइज या बनाया जाता है? 1935 फर्डिनेंड एंड मोन्स फ्रॉम EDTA फॉर्म EDTA फ्रॉम इथाइलिन डायमीन टेट्रा। इथाइलिन डायमीन को और क्लोरोएसिटिक एसिड को दोनों को फर्डिनेंड मोन्स ने 1935 में आपस में रिएक्ट किए और आपस में रिएक्शन से उसने EDTA को हासिल किया। Today EDTA is mainly synthesized by the reaction of ethylene diamine with formaldehyde। लेकिन आजकल जो EDTA फाइंड आउट की जाती है, बनाई जाती है, सो 1935 में पहली दफ़ा जब EDTA बनाया गया तो इसमें इथाइलिन डायमीन और क्लोरोएसिटिक एसिड को आपस में रिएक्ट करके बनाया गया था। लेकिन आजकल जो EDTA बनाए जाते हैं उसमें क्या है, इसको सिंथेसाइज किया जाता है, इथाइलिन डायमीन को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं एंड सोडियम साइनाइड फिर दोबारा इसके साथ मिला के EDTA को प्रोड्यूस किया जाता है। This route yields the sodium salts which can be converted in a subsequent step into the acid form। ये पहले स्टेप में सोडियम साल्ट में और यही सोडियम साल्ट आगे जाके EDTA में कन्वर्ट हो जाए। आप देख सकते हैं इथाइलिन डायमीन को फॉर्मल्डिहाइड और सोडियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर को हम ट्रीट करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। और इस ये मेरे ख्याल से आगे फिर जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं।
और आप देख सकते हैं इसी तरह सोडियम एसीटेट और सोडियम इथाइलिन डायमीन टेट्राएस एसिड इथाइलिन डायमीन को आपस में रिएक्टर के अंदर प्रेजेंस ऑफ ईडीटीए को प्रोड्यूस किया जा सकता है. So this is a simple way of producing ethylene diamine. The next slide is applications of EDTA. EDTA form especially stronger complexes with manganese 2, copper 2, iron 2, iron 3, lead 2 and cobalt 3 के साथ ये क्या बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं. और यही वजह है कि यही इन चीज़ों की ही डिटर्मिनेशन के लिए EDTA इस्तेमाल किया जाता है. In industry, EDTA is mainly used to separate metal ions in aqueous solutions. Aqueous solutions के अंदर जो metals ions होते हैं, इन metal ions को separate out करने के लिए भी industrial scale में EDTA को इस्तेमाल किया जा सकता है. In textile industries, it prevents metal ion impurities from modifying colors of dyed products. इसमें इसका जो टेक्सटाइल या इंडस्ट्रीज जो है उसमें भी इसका अपना एक रोल है. द रिडक्शन ऑफ वाटर हार्डनेस इज इन लॉन्ड्री. अच्छा, इसी तरह वाटर को सफन करने के लिए, वाटर के अंदर सफनिंग लाने के लिए और हार्डनेस दूर करने के लिए भी ईडीटीए को आमतौर पे लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है. ठीक है. And the next applications are PDTM and cosmetic applications. तो cosmetics में ये यूज़ किया जाता है लाइक इन शैम्पूज, क्लीनर्स, वॉशरूम क्लीनर्स और डिफरेंट अदर जो क्लीनर्स होते हैं उसमें ये कॉस्मेटिक्स में आ जाते हैं. और इसमें भी EDTA इस्तेमाल किया जाता है. इन अदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स EDTA salts are used as a sequestering agent to improve the stability in air. Laboratory application is kind. The laboratory EDTA is widely used for scavenging metal ions की शिकार के लिए. अगर मेटल आयन फ्री स्टेट में वाटर के अंदर हैवी वाटर्स के अंदर है तो इनको स्केव करने के लिए भी EDTA को जो है यूज़ किया जा सकता है. मैं देखना चाहता हूँ कि कोई तो इंतज़ार तो नहीं कर रहा. ओके. इसके अब लेबोरेटरी है. EDTA इज यूज का इन कम्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एनालिसिस ऑफ वाटर हार्डनेस एंड मास्किंग एजेंट टू sequester hardness or as making agent to sequester metal ions that would interfere with analysis. एनालिसिस के अंदर अगर मेटल आयन मौजूद है तो ये हमारे रिएक्शंस के साथ इंटरफेयर करेगा. तो इसलिए हमें प्योर वाटर यूज़ करनी चाहिए. तो इस मकसद के लिए जो मेटल्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए EDTA को इस्तेमाल किया जा सकता है. सो दीज आर द फ्यू वी हैव डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक एजेंट्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक एनालिसिस और इसका इस्तेमाल के बारे में भी बता चुके हैं. इंशाल्लाह बाकी भी वी हैव सो मेनी अदर ऑर्गेनिक एजेंट्स यूज्ड इन इनऑर्गेनिक एनालिसिस and that will be discussed later on inshallah. Okay, 5 students present. लेक्चर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह. फिर अगले मेरे ख्याल से शायद जो है वो होगा बराह रास्त क्लास होगा. ये क्लास मेरे ख्याल से मंडे से इंशाल्लाह क्लासेस होगी. फिर डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. इब्राहिम गुलाम रसूल इज़ प्रेजेंट, इरफानुल्लाह इज़ प्रेजेंट, मोहम्मद आसिफ, शबाना एंड Redmi 9A. Who is Redmi 9A? प्लीज़ अटेंडेंस लगा लीजिएगा भाई. मैंने अटेंडेंस लगाना है, फिर मुझे नहीं पता चलेगा हु इज़ Redmi 9. Redmi 9 कौन है भाई? किसका मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप? किसी और का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे ख्याल से. और इब्राहिम गुलाम रसूल ये भी हमारे पास ये स्टूडेंट. अच्छा है, बिल्कुल. वेलकम वेलकम इब्राहिम. काफ़ी दिनों बाद आप जो है इब्राहिम, काफ़ी दिनों बाद आप हाजिर हुए. ठीक है, गुड, शाबाश. लेकिन ये Redmi 9A ये कौन है भाई, ज़रा बता दीजिएगा.
सर आई थिंक ये परिभाषा है। जी रेडमी रेडमी 9A के क्या लिखा है परिभाषा है आई थिंक। ये कौन है आपके मोहम्मद आसिफ? आप तो आसिफ है ना? जी सर। मैं तो आपको, आप आसिफ हो ना? जी सर जी सर। अच्छा, आसिफ है, इरफान नवाज, शबाना और इब्राहिम इज प्रेजेंट, लेकिन यस सर। ये रेडमी 9A कौन है भाई? ऐसे कह दो कि ग्रुप में मैसेज कर लो। हाँ, मैं ग्रुप में मैसेज कर देते क्योंकि मुझे मसला है, फिर आई विल बी अनेबल टू। मैं चाहता हूँ कि मैं अटेंडेंस लगाना चाहूँगा ना। हाँ सर बस उसको कह दो कि ग्रुप में मैसेज कर लेता है अटेंडेंस लगा। हाँ ना, मैं ग्रुप में मैसेज तो करना पड़ेगा क्योंकि आई डोंट नो हु इज ही। ऐसा ना हो ये कोई बाहर का बंदा हो। हम्म, बाहर का पता नहीं बंदा। सर। अच्छा, तो ये क्यों हो खुद को? चलिए ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। ओके। थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir.